नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमने हरियाणा पुलिस के लिए यूट्यूब पे फ्री बैच स्टार्ट किया है और इस फ्री बैच में मैंने कंप्यूटर टीच करना है आपको। और कंप्यूटर की इससे पहले मेरी एक क्लास हो चुकी है। अगर मैं हमारी फर्स्ट क्लास की आपको एक बार रिवाइज करवाऊँ, हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर बताया था मैंने आपको। कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। और मदर ऑफ कंप्यूटर बताया था मैंने। इस फादर ऑफ कंप्यूटर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सबसे पहले एक डिफरेंस इंजन मशीन का आविष्कार किया था, डिफरेंस इंजन। और एक इसके बाद इसने आविष्कार किया था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन की वजह से इसको फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था मदर ऑफ कंप्यूटर कौन था? लेडी एडा लवलेस अगस्टा मदर ऑफ कंप्यूटर बताया था। इसके बाद मैंने कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया था: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। 4 भागों में विभाजित किया था मैंने। सबसे पहला था हमारा सुपर कंप्यूटर। आकार के आधार पर वर्गीकरण किया था, आकार के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला था हमारा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद था हमारा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इसके बाद था हमारा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था सबसे पहला हमारा विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा CDC 6600, जो अमेरिका की कंपनी ने बनाया था। अमेरिका की कंपनी थी CRC, करे रिसर्च सेंटर। इसने बनाया था, सैम्यूल करे के द्वारा बनाया गया था 1976 में। सैम्यूल करे के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम करे 1B रखा गया। इसे क्या कहते हैं? करे 1B कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व का प्रसिद्ध या सबसे शक्तिशाली लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू, फुगाकू बताया था मैंने आपको, जो कहाँ का है? जापान का है। जो कब बनाया गया था? 2020 में बनाया गया था। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमारी बातें हुई थी भारत पे। भारत का प्रथम कंप्यूटर था HEC, भारत का प्रथम कंप्यूटर था जो अमेरिका से खरीदा गया था, हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके बाद भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था हमारा सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ हमारा भारत द्वारा प्रथम निर्मित कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर था कौन सा था? परम 8000, परम 8000 भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। और लेटेस्ट भारत के सुपर कंप्यूटर है परमपदम, परमपदम और मिहिर। अगर मैं आपको बताऊं हमारी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है या किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है, ठीक है। किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। अगर मैं फ्लॉप्स की आपको फुल फॉर्म बताऊं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में।
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में हमारी सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए किया जाता है। मौसम विज्ञान, आकाशवाणी, इस तरह से सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरे नंबर पर आकार के आधार पर मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस में प्रयोग किया जाता है? यह मेन फ्रेम कंप्यूटर किस में प्रयोग किया जाता था? ये प्रयोग किया जाता था, ये था हमारा मौसम विज्ञान, आकाशवाणी के लिए। और ये हमारा किस में प्रयोग किया जाता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था हमारा, ये अत्यधिक डाटा स्टोर करने के लिए था, अत्यधिक डाटा स्टोर करने के लिए। ये था हमारा घरेलू के लिए। और ये मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया था सर्वर सेवाओं के लिए, सर्वर सेवाओं के लिए, जैसे बैंकिंग, सर्वर सेवाओं के लिए, ठीक है, जैसे बैंकिंग, जैसे बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है सर्वर सेवाओं के लिए, ठीक है। इसके मैंने आपको कंप्यूटर बताए थे। प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था हमारा? प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा बताया था मैंने आपको? ये था हमारा हार्वर्ड मार्क 1, हार्वर्ड मार्क 1, ठीक है। और इसके बाद हमारा लेटेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था हमारा यूनिवैक, यूनिवैक। यूनिवैक हमारा प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, जिसको बनाया गया था 1951 में, जिसको बनाया गया था 1951 में। ये था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद है हमारा, इसके बाद मैंने आपको बताया था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे हमारा रेलवे, रेलवे में बहुत सारी टिकटें बुक की जाती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। या हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने आपको कंप्यूटर बताया था PDP-1, PDP-1, ठीक है। इसके बाद था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारा घरेलू उपयोग के लिए, जैसे लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इस तरह से हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कौन सा था? जो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप, इसके लैपटॉप के जनक, लैपटॉप के जनक किसे कहा जाता है? एडम ओसबोर्न, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एडम ओसबोर्न, एडम ओसबोर्न, ठीक है। यहां तक हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, हमारा क्वेश्चन था फादर ऑफ कंप्यूटर और ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं और ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर और सेकंड क्वेश्चन था हमारा ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और मैंने इन क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन दिए थे सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुपर कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें था सेकंड ऑप्शन था मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड ऑप्शन था हमारा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर जो हमें सेवाएं प्रदान करता है, जो हमें सेवाएं प्रदान करता है, या जो भी हम फादर से मांगते हैं उनको पूरा करता है, वो हमारे फादर होते हैं। और फादर सेवाएं कौन देता था हमारे? मैंने आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सर्वर सेवाओं के लिए, सर्वर सेवाओं के लिए, ठीक है, सर्वर सेवाओं के लिए,
तो हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा कौन सा हुआ? फादर ऑफ कंप्यूटर। और इससे बड़ा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो इस ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये था हमारा पीछे वाली क्लास में। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इससे आगे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था। कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था आकार के आधार पर। सेकंड है हमारा कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर मैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करूं तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने आपको बताया है कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं, एनालॉग कंप्यूटर यह हमें सिग्नल बताता है। सिग्नल बताता है, ठीक है। सिग्नल बताता है। यह हमें क्या प्रदर्शित करता है? सिग्नल प्रदर्शित करता है। सिग्नल के रूप में हमें बताता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं, जैसे टेम्परेचर या तापमान। जैसे तापमान मापा जाता है तो उसमें कौन सी मशीन होती है? एनालॉग कंप्यूटर वाली मशीन होती है। या प्रेशर दाब, प्रेशर या दाब, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था टाइड प्रेडिक्टर हमारा कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। टाइड प्रेडिक्टर कौन सा कंप्यूटर है? तो टाइड प्रेडिक्टर हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर है हमारा टाइड प्रेडिक्टर, ठीक है। यह क्या बताता है? जो हमारी समुद्री लहरें, समुद्र की लहरों का सिग्नल बताता है, ठीक है। समुद्र की लहरों का सिग्नल बताता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको बताया है क्या, जो हमें सिग्नल के रूप में डाटा को प्रदर्शित करता है या सिग्नल बताता है। इसमें जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, तापमान या दाब का सिग्नल। टाइड प्रेडिक्टर हमारा कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है, जो समुद्र की लहरों का सिग्नल बताता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, ठीक है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें आंकड़ों को कैलकुलेट करने में सहायता करता है। आंकड़ों को कैलकुलेट करता है। यह आंकड़ों को कैलकुलेट करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? यह सबसे पहले अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। यह आंकड़ों को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे स्पीडोमीटर, जो आजकल की कारें आई हुई है उसमें स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो हमें आंकड़ों के रूप में रेस के बारे में बताता है कि स्पीड कितनी गई हुई है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। उसमें कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है? डिजिटल कंप्यूटर मशीन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है? एनालॉग प्लस हाइब्रिड, एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग प्लस डिजिटल हमारा क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर भी कार्य करता है और डिजिटल कंप्यूटर भी कार्य करता है, तो दोनों मिला के कार्य करते, तो कौन सा कंप्यूटर हमारा? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर मैं इसके बारे में एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे हमारी ईसीजी की मशीन है, जैसे हमारी ईसीजी की मशीन है जो हम हृदय की जांच करती है, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर की मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन है, जैसे पेट्रोल पंप मशीन, ठीक है, पेट्रोल पंप की मशीन है। पेट्रोल पंप मशीन में क्या करते हैं? वह हमें सिग्नल भी देता है और आंकड़े भी बताता है हमें, ठीक है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। एक कंप्यूटर है हमारा फैक्टा, FACTA। फैक्टा हमारा कौन सा कंप्यूटर है? फैक्टा हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जो 1976 में बनाया गया था, जो 1976 में बनाया गया था, ठीक है। हमारा कौन सा है हाइब्रिड कंप्यूटर? फैक्टा, जो 1976 में बनाया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद है हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा जो भी डाटा होगा, मैं आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूं, ये हमारा एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है, और जो हमारा एग्जाम आता है वो एनसीईआरटी बुक से आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं? अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी है, ठीक है, 5 पीढ़ी आ चुकी है, ठीक है। हम एक एक को पढ़ेंगे, पहली पीढ़ी में क्या हुआ, कब आई, ठीक है, इस तरह से हम एक एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट पीढ़ी हमारी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, यह हमारी, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1942 से लेके 1955 हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है। 1942 से लेके 1955 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। इसमें जो भी कंप्यूटर होते थे, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में 1942 से लेकर 1955 तक जो कंप्यूटर बनाए गए थे, वे आकार में बहुत बड़े होते थे, ठीक है, बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े, व बहुत महंगे होते थे, बहुत महंगे होते थे, ठीक है। आकार में बहुत बड़े व बहुत महंगे होते थे, ठीक है। और ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सप्लाई या बिजली आपूर्ति ज़्यादा थी इनकी, ठीक है। बिजली की खपत ज़्यादा करते थे, बिजली आपूर्ति ज़्यादा थी, बिजली आपूर्ति ज़्यादा थी, इसलिए ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और इनको ठंडा करने के लिए कमरे में एसी लगाई जाती थी, ठीक है। और इनका आकार बहुत बड़ा होता था, ये सुपर कंप्यूटर की तरह होते थे। ये इनका आकार इतना बड़ा होता था कि एक रूम में ये सिर्फ अकेले आते थे, ठीक है, सिर्फ अकेले आते थे। इसमें बिजली आपूर्ति के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज थी हमारी फर्स्ट जनरेशन में
लैंग्वेज थी हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी या बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट हमारी कौन सी होती है, 0 और 1 हमारी बाइनरी डिजिट या मशीन लैंग्वेज के रूप में होती है। ठीक है, 0 का मतलब है हमारा ऑफ और 1 का मतलब है हमारा ऑन। ठीक है, 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है हमारा ऑन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बताऊं मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का निर्माण किसने किया या इसका आविष्कार किसने किया, जोसेफ मैरी के द्वारा पंच कार्ड का निर्माण किया गया। जोसेफ मैरी। ठीक है, पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का निर्माण किया। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया इसकी ईयर कौन सी थी, 1942 से लेकर 1955। आकार में बहुत बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे और बिजली आपूर्ति ज़्यादा होती थी। ठीक है, इन गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे। इनको ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था। इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, लैंग्वेज थी हमारी मशीन लैंग्वेज, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट होती है हमारी 2, 0 और 1। 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया और पंच कार्ड का निर्माण किसने किया, जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन इसके बाद है हमारी, अगर सेकंड जनरेशन की बात करूं मैं, सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी। ठीक है, इसमें ये ईयर की बात करूं मैं, फर्स्ट थी हमारी 1942 से लेके 1955, सेकंड है हमारी 1955 से लेके 1964। ये हमारी सेकंड जनरेशन की ईयर। ठीक है, इसमें बहुत सारी बुकों में यहाँ पे 1952 से लेके 1965 भी है या 1962 भी है। ठीक है, या 1962 भी है, लेकिन एनसीईआरटी में डाटा है हमारा 1955 से लेके 1964। ठीक है, 1964। अगर मैं इसमें बात करूं सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटरों का आकार था बहुत बड़ा, इसमें थोड़ा कम हो गया। आकार था बड़ा, लेकिन फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं, ये भी जल्दी गर्म हो जाते थे। बिजली आपूर्ति इनकी भी ज़्यादा थी, बिजली आपूर्ति ज़्यादा थी। ठीक है, स्पीड इनकी फर्स्ट जनरेशन की बजाय थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई, बिजली आपूर्ति ज़्यादा थी इनकी भी। ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर में छोटे छोटे शॉर्ट्स लगे होते थे। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स लगे होते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं
सेकंड जनरेशन में लैंग्वेज में हमारी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जो 1950 में बनी, 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज, इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह देते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सिंबॉलिक का अर्थ क्या है? जैसे हम बोलते हैं एडिशन की जगह प्रयोग किया गया ऐड का। अगर हम बोलते हैं डिवीज़न की जगह प्रयोग किया गया डिव का, ठीक है, डिव का। अगर हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रयोग किया गया मल का, ठीक है। इस तरह से असेंबली लैंग्वेज होती थी, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें मेमोरी के रूप में, फर्स्ट जनरेशन में हमारा पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन में मेमोरी के रूप में प्रयोग किया गया मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया, ठीक है, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया हमारा सेकंड जनरेशन में, ठीक है, सेकंड जनरेशन में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया। ये थी हमारी सेकंड जनरेशन। इसके बाद पढ़ते हैं हम थर्ड जनरेशन, ठीक है, इसके बाद है हमारी थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की मैंने आपको बताई है। इसका अगर टाइम पीरियड बताऊं तो 1955 से लेकर 1964, आकार थोड़ा छोटा होगा, स्पीड थोड़ी तेज़ होगी फर्स्ट जनरेशन की बजाय, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सबसे पहले लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया, जो 1950 में बनी थी, इंग्लिश पर आधारित थी, जिसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और मेमोरी के रूप में पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। अब है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करूं मैं, अगर इसका टाइम पीरियड की बात करूं तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है हमारा 1964 से लेके 1975, ठीक है, 1964 से लेके 1975 है हमारी थर्ड जनरेशन, ठीक है। इसमें आकार थोड़ा और छोटा हो गया, बिजली आपूर्ति थोड़ी कम हो गई, ठीक है। बिजली आपूर्ति पहले दो जनरेशन की बजाय बिजली आपूर्ति कम होगी, ठीक है। आकार थोड़ा छोटा हो गया, महंगे थोड़े कम हो गए, ठीक है, आकार छोटा हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं बिजली आपूर्ति के लिए फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया। आईसी चिप का प्रयोग किया, ठीक है। आईसी चिप की बात करूं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये थी हमारी आईसी चिप की फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की, इसका निर्माण या इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसमें दो नाम आते हैं, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। और सेकंड है हमारा रॉबर्ट नोई, ठीक है, रॉबर्ट नोई, ठीक है। आईसी चिप की बात करूं तो आईसी चिप को किसने बनाया? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा बनाया गया, ठीक है। सिलिकॉन हमारी आईसी चिप
सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती है। ठीक है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। हमारी जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में प्रयोग में लाए गए थे, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, वे बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का समूह बना दिएगा आईसी चिप में। ठीक है, अगर मैं आईसी चिप की बात करूं, इसमें आईसी चिप को दो प्रकार में बांटा। आईसी चिप है जो हमारी, इसमें दो प्रकार में बांटा गया। फर्स्ट थी हमारी एसएसआई और सेकंड थी हमारी एमएसआई। फर्स्ट थी हमारी एसएसआई, सेकंड थी हमारी एमएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म बताऊं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसके बाद थर्ड जनरेशन में हमारी लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? लैंग्वेज की बात करूं मैं अगर, सबसे पहले थर्ड जनरेशन में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हमारे कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया थर्ड जनरेशन में। 1960 पर आधारित 1960 पर आधारित प्रथम बार हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ठीक है, और हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी फोरट्रॉन। हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। फोरट्रॉन का निर्माण किया गया 1957 में। 1957 में अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं मैं तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका निर्माण किया था जॉन बैकस के द्वारा फोरट्रॉन लैंग्वेज का निर्माण या आविष्कार किया गया। 1957 में हमारी लैंग्वेज बनाई गई फोरट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जॉन बैकस के द्वारा 1957 में इसको बनाया गया। और पहली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी जो थर्ड जनरेशन में प्रयोग की गई। दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज थी हमारी कोबोल, कोबोल को 1959 में बनाया गया। 1959 में बनाया गया कोबोल लैंग्वेज को। ठीक है, अगर मैं कोबोल की फुल फॉर्म बताऊं तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये थी हमारी सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज। सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज थी हमारी कोबोल। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको बनाया गया था ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा। ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा हमारी जो सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज थी कोबोल, इसको बनाया गया था ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा। ये थी हमारी थर्ड जनरेशन की हमारा टाइम पीरियड क्या था, 1964 से लेकर 1975। इसमें कंप्यूटरों का आकार जो था वो थोड़ा कम हो गया, बिजली आपूर्ति थोड़ी कम हो गई। इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है आईसी चिप का।
आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, तो थर्ड जनरेशन थी जिसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी चिप की फुल फॉर्म बताओ तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, इसका निर्माण या इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय के द्वारा। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय के द्वारा आईसी चिप थी वो हमारी सिलिकॉन धातु की बनी हुई होती थी। सिलिकॉन धातु की बनी होती है हमारी आईसी चिप। आईसी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आईसी चिप के हमारे दो भाग हैं, एसएसआई और एमएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, इसमें लैंग्वेज की बताऊं तो मैं आपको, लैंग्वेज इसमें 1960 पर आधारित दो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। फर्स्ट थी हमारी फोर्ट्रॉन जो 1957 में बनाई गई थी, फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जॉन बैकस के द्वारा। सेकंड थी हमारी कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो 1959 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा 1959 में। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन है हमारी। फोर्थ जनरेशन में अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, फोर्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन की बात करूं, इसका टाइम पीरियड है 1975 से लेके 1989। ठीक है, 1975 से लेके 1989। ओके, 1975 से लेके 1989। इसमें जो हमारे कंप्यूटर होते थे वे थोड़े और सस्ते हो गए। ठीक है, बिजली आपूर्ति थोड़ी कम हो गई, बिजली आपूर्ति कम, आकार छोटा, आकार धीरे धीरे छोटा होता गया। ठीक है, आकार छोटा, महंगे थोड़े कम हो गए। ठीक है, इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में प्रयोग किया गया आईसी चिप का, और फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारा, इसको इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था हमारा 4004 था। ठीक है, यह बनाया गया था E12 के द्वारा। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारा किसके द्वारा बनाया गया, E12 के द्वारा बनाया गया, इंटेल कंपनी के द्वारा। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था हमारा 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं फर्स्ट में था कौन सी चिप का प्रयोग किया गया, इसमें VLSI चिप का प्रयोग किया गया। VLSI चिप का प्रयोग किया गया। ठीक है, VLSI चिप का प्रयोग किया गया। अगर इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप। ठीक है, VLSI का प्रयोग किएगा। ये एक तो ये इम्पोर्टेंट है और एक ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी चिप का प्रयोग किया गया, VLSI चिप का प्रयोग किया गया। और पहली बार माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में लाया गया इंटेल कंपनी के द्वारा। फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर था 4004 E12 के द्वारा। ठीक है, E12 के द्वारा। इसमें एक बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि इंटरनेट की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई। इंटरनेट की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई, तो फोर्थ पीढ़ी जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, इंटरनेट की शुरुआत फोर्थ जनरेशन में की गई। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में
की गई। अगर मैं फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज बताऊं आपको, इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, इसमें क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया फोर्थ जनरेशन में। क्यूरी लैंग्वेज का प्रयोग। क्यूरी लैंग्वेज कौन सी होती थी, जैसे फर्स्ट हमारी क्यूरी लैंग्वेज JSP, सेकंड है हमारी SQL। कौन सी लैंग्वेज थी फोर्थ जनरेशन में, क्यूरी लैंग्वेज। और क्यूरी लैंग्वेज कौन सी है, JSP और SQL। ये डोमेन बेस्ड आधारित थी, डोमेन बेस्ड, ठीक है, डोमेन बेस्ड आधारित, डोमेन बेस्ड पे थी, ठीक है। अगर मैं JSP की बात करूं तो जावा सर्वेलेंट पेज, ठीक है, जावा सर्वेलेंट पेज। और SQL की बात करूं, SQL है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, JSP और SQL। ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 से लेकर 1989। बिजली आपूर्ति कम, आकार छोटा हो गया था, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था हमारा 4004 E half के द्वारा इसको बनाया गया। इसमें चिप का प्रयोग किया गया, कौन सी चिप का, VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटरनेट की शुरुआत फोर्थ जनरेशन में की गई। लैंग्वेज इसमें कौन सी थी, क्यूरी लैंग्वेज, जो डोमेन बेस्ड थी। क्यूरी लैंग्वेज हमारी JSP और SQL। JSP है जावा सर्वेलेंट पेज और SQL है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हम फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में अगर मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूं, फिफ्थ जनरेशन थी हमारी, इसका टाइम पीरियड, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1989 से लेके टिल नाउ, या अब तक। 1989 से लेके टिल नाउ या अब तक हमारी कौन सी पीढ़ी चली हुई है, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन है अभी तक हमारी। इसमें जो कंप्यूटर का आकार था बिल्कुल छोटा हो गया था, आकार बिल्कुल छोटा, बिजली आपूर्ति बिल्कुल कम, बिजली आपूर्ति बिल्कुल कम, ठीक है, बिजली आपूर्ति बिल्कुल कम। अगर इसमें बात करूं मैं, तो इसमें कौन सी चिप का प्रयोग किया गया, इसमें ULSI चिप का प्रयोग किया गया, ठीक है, ULSI चिप का प्रयोग किया गया। ULSI की फुल फॉर्म बताऊं तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट, ठीक है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप का प्रयोग किया गया। हमारी फिफ्थ जनरेशन में AI मोस्ट इम्पोर्टेंट AI का प्रयोग किया गया। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या हिंदी में अगर कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें आजकल रोबोट बनाए जाते हैं, वो फिफ्थ जनरेशन में AI, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पर आधारित है, हमारे रोबोट AI पर, ठीक है। अगर मैं AI का जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक AI का जनक कौन है, जॉन मैकार्थे, ठीक है, जॉन मैकार्थे है AI के जनक। इसके बाद अगर मैं फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज की बात करूं, फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज की बात करूं तो फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, इसमें
इसकी लैंग्वेज को स्मार्टर कहा गया, लैंग्वेज को स्मार्टर कहा गया। ठीक है, स्मार्टर कहा गया 5th जनरेशन की लैंग्वेज को। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे प्रोलोग, जैसे लिस्प, जैसे OPS5, जैसे मरकरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मरकरी को बहुत बार पूछा गया है, मरकरी क्या है? मरकरी एक लैंग्वेज है जो 5th जनरेशन में प्रयोग की गई। ठीक है, जो 5th जनरेशन में प्रयोग की गई। ये थी हमारी 5th जनरेशन। आज का मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। आज का क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने आपको सुपर कंप्यूटर बताया था, सुपर कंप्यूटर, क्वेश्चन है हमारा, आज का क्वेश्चन है हमारा एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अनुपम सुपर कंप्यूटर, अनुपम सुपर कंप्यूटर, अनुपम सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा बनाया, किस देश के द्वारा और किस कंपनी के द्वारा बनाया? ठीक है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और क्लास को लाइक करना, क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।